हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज क्रमीमन और आज हम पढ़ने वाले हैं वैक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसका जो आपका पेपर है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और साथ साथ इसके अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और आपका वन शॉट रिवीजन वीडियो भी जो है यही होने वाला है। इसमें सारा इंटायर जितना भी आपका सिलेबस है वो इस वीडियो में जो है कवर हो जाएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी ऑलरेडी मैं प्लेलिस्ट अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको इजी वे में जो है 3 चैप्टर्स जो है इसके बेसिकली समझा दिए हैं। बहुत इजी है। और इसके अलावा ये जो वीडियो है इसमें कंसाइज वे में जो है वन शॉट में हम सारा सिलेबस जो है कवर कर लेंगे। तो ये जो पेपर है इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपको बेसिकली क्वेश्चंस आए हैं 1 2 3 4 4 क्वेश्चंस आए हैं। पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी है और पहले क्वेश्चन में भी सब पार्ट है, तो सब पार्ट में से 2 पार्ट करने हैं और सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में से आपको 2 पार्ट करने हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। पेपर सेपरेशन ऑफ पावर, इसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। तो शॉर्ट नोट्स में आपको किसी 2 टॉपिक पे शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। एक है आपके पास सेपरेशन ऑफ पावर, एक है लिबर्टी और एंशिएंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ राइटियसनेस। तो इसमें से आपको 3 में से किसी 2 पे जो है लिखना है। बहुत ईजी है, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, सेपरेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, इस तरीके की चीज़ें जो है इजी जो है आपको कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, इसके फीचर्स क्या है, इस बारे में जो है यहाँ पर बताया गया है। इसमें आपको ऐसा भी आ सकता है कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताइए कि किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाने की प्रोसेस क्या रही है। उसके अलावा क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जस्टिसेबल होना चाहिए, ये आपको डिस्कस करना है। मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ जस्टिसेबल नहीं है, लेकिन क्या इसको होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डिफाइन जस्टिस। जस्टिस के बारे में बात करनी है आपको। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से प्रोविजन है, कौन से आर्टिकल है जो जस्टिस के बारे में डिस्कस करते हैं, वो आपको यहाँ पर बताने हैं। तो ये जो है इंटायर हमारा एक पेपर है। तो क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए जो है हम ये पेपर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है बताते चलूँगी जब मैं वन शॉट रिवीजन जो है आपको मतलब वन शॉट रिवीजन करते करते हम जो है पढ़ लेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमको डिस्कस करना है। सबसे पहले कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या है। सबसे पहला फीचर ये लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपको मेंशन ज़रूर करना है। उसके बाद इसमें रिजिडिटी भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, दोनों चीज़ें हैं। फेडरल सिस्टम है, इस पर यूनिटरी फीचर्स दोनों आपको देखने को मिलते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको देखने को मिलती है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। सिंगल सिटीजनशिप, जैसे कि यूएस में क्या होता है, डुअल सिटीजनशिप होती है। ठीक है, एक स्टेट की सिटीजनशिप आपको अलग लेनी पड़ती है, कंट्री की अलग लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है। इमरजेंसी का प्रोविजन है कि अगर इमरजेंसी लगा दी जाए तो आपके फंडामेंटल राइट्स जो है सस्पेंड हो सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो अगर स्ट्रक्चर की बात समझे तो इसमें 395 आर्टिकल है, ओरिजिनली बताया जा रहा है। ठीक है, अभी की बात नहीं। ओरिजिनली इसमें जो है 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट थे। ठीक है, 8 स्केड्यूल्स थे। लेकिन 104 मतलब 104 अमेंडमेंट होने के बाद 2003 में अब इसमें कितने आर्टिकल्स हो गए हैं, 448 आर्टिकल्स हो गए हैं, 25 पार्ट्स हो गए हैं और 12 स्केड्यूल्स हो गए हैं। ठीक है, कितना मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ते ही जा रहा है, छोटा नहीं हो रहा है। ठीक है, 395 आर्टिकल से 448 हो गए हैं, 25 पार्ट्स हो गए हैं, 12 स्केड्यूल्स हो गए हैं। अब बात करते हैं प्रियम्बल में। जो है प्रियम्बल को हम कहते हैं, प्रियम्बल जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे बेस्ड था, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मूव किया गया था। उस पर जो है प्रियम्बल हमारा बेस्ड है। अगर आपने प्रियम्बल पढ़ा होगा तो कुछ इस तरीके से आपका प्रियम्बल दिखता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं, मैं इसको ज़्यादा पढ़ूंगी नहीं। हम इसका पर्पस समझ लेते हैं। ठीक है, पर्पस क्या है इसका, ये एक इंट्रोडक्शन है टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सबसे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक इंट्रोडक्शन है और इसमें जो है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी दी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कंप्लीट हो चुका था फ्रेम होना 1949 के अंदर। तो ये भी दिया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर राइट्स भी दिए गए, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सब यहाँ पर मेंशन है। और ये नेचर ऑफ गवर्नमेंट भी डिक्लेयर करता है, मतलब ये बताता है कि हमारी गवर्नमेंट कैसी होने वाली है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होने वाली है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाद में जो वर्ड ऐड हुआ सोशलिस्ट सेक्युलर, ये तो बाद में 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुआ। बट हमारी कंट्री कैसी होने वाली है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये बताता है कि हमारी कंट्री जो है कोई पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करेगी और सोशलिस्ट रहेगी, डेमोक्रेटिक रहेगी और रिपब्लिक रहेगी। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि क्या प्रियम्बल एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो एक केशवानंद भारती स्टेट और वर्सेस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का एक बहुत ही फेमस केस है। उसमें ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट उसके अंदर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि प्रियम्बल जो है जस्टिसिएबल नहीं है। जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, ये सब जस्टिसिएबल नहीं है। मतलब आप इसको जाकर लॉ मतलब क्लेम नहीं कर सकते जाके कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई मुझे इसके बेसिस पे जस्टिस दीजिए। ये पॉसिबल नहीं है और ना ही ये कोई लेजिस्लेचर है, ना ही ये कोई कानून है।
अब क्या ये अमेंड किया जा सकता है, तो इसमें बताया जाता है कि हाँ ये अमेंड किया जा सकता है, बट बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो इसमें चेंज नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। प्रीएम्बल को आप अमेंड कर सकते हैं, जैसे 42nd अमेंडमेंट में जिसका अमेंडमेंट हुआ सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड्स में ऐड हुआ, बट इसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर दिया गया। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है ऐड मतलब चेंज नहीं होगा, बाकी जो है आपको जो करना है आप कर सकते हैं। अब देखिए अक्सर जो कंट्रीज होती है बेसिकली वो दो तरीके की होती है, एक तो यूनिटरी होती है, एक तो फेडरल होती है। और यूनिटरी जो कंट्री होती है इसमें सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, ठीक है, और सारे स्टेट्स जो है वो सबऑर्डिनेट होते हैं। फेडरल कंट्री आपको पता है पावर का डिवीजन इक्वली होता है बिटवीन वेरियस स्टेट्स। अब ये तो आपको समझ में आ गया। इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल समझा जाता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का। तो अब हम बात करते हैं इंडिया, तो इंडिया को अक्सर क्वाजी फेडरल कहा जाता है। वैसे हम इसे फेडरल कहते हैं, लेकिन दूसरे लोग इसे क्वाजी फेडरल कहते हैं। मतलब ये कि इंडिया ट्रूली फेडरल नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारी चीज़ें, मतलब इंडिया जो है थोड़ा सा सेंटर की तरफ टिल्टेड है, इसलिए जो है इसे कहा जाता है कि ये फेडरल नहीं है, ट्रूली फेडरल नहीं है। अब एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के अगर हम देखें फेडरल कंट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो एक तो पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। दूसरा डुअल गवर्नमेंट होना चाहिए, मतलब एक सेंटर पे गवर्नमेंट होना चाहिए, एक स्टेट पे गवर्नमेंट होना चाहिए। तो हमारी ये कंडीशन हम फुलफिल करते हैं, हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, हमारा डुअल गवर्नमेंट भी है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ये भी हमारे पास है, ठीक है। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो हमारे पास एक पावर का जो है बेसिकली अलग अलग लिस्ट बनाई गई है, ठीक है। ये मैटर्स कौन डील करेगा, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। उसके बाद रिजिडिटी होना चाहिए, तो रिजिडिटी बहुत ज़्यादा बेसिकली आपको देखने को मिलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जब से बना है उसको चेंज नहीं किया गया, सिर्फ उसमें अमेंडमेंट ला सकते हैं हम, ठीक है। उसको ऐसा नहीं कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन को रख दिया और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आ गए, वो पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारे पास है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना ही प्योरली यूनिटरी है ना ही प्योरली फेडरल है, ठीक है। हमारे पास दोनों के फीचर्स हैं और हम इसलिए इसे क्या कहते हैं, क्वासी फेडरल हम इसे कहते हैं। अगर कुछ ऐसे फीचर्स हम देखें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जो मिलते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। इसका फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है ये यूनिक है, ठीक है। ऑफ कोर्स ये बात है इंडिया एक कॉलोनी थी, तो इसका एक प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा यूनिक रहा है अपार्ट फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन जो कि फॉर्म हुए हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। पोजीशन ऑफ स्टेट क्या है वो बहुत यूनिक है, सिटीजनशिप कैसी है, रेस्टिट्यूटरी पावर कैसी है, और लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ये तो आपको पता है। अब आर्टिकल 12 हमें बताता है कि स्टेट का मतलब क्या है। स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट। हर स्टेट की अपनी अपनी मतलब दो स्टेट होते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। एक जो स्टेट है जो हमारी पूरी इंडिया को हम स्टेट कहते हैं, ठीक है, नेशन स्टेट, इसमें एस कैपिटल है, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। और ये जो छोटे छोटे हमारे स्टेट्स होते हैं जैसे मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ये सब स्टेट्स हैं। तो हर एक लेजिस्लेचर जो है स्टेट का भी रहेगा और गवर्नमेंट, ये सब स्टेट का पार्ट है, ठीक है। सारी लोकल और अदर अथॉरिटीज़ जितनी भी इंडिया के अंदर हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर कंट्रोल में हो, ये सब स्टेट का पार्ट है। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। तो फंडामेंटल राइट्स कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो हमें स्टेट के अगेंस्ट मिले हुए हैं। मतलब ये सब हमें जो है स्टेट हमारा जो इंडिया है बेसिकली उसके अगेंस्ट हमें मिले हुए। अगेंस्ट मतलब ये कि हम ये सब राइट्स क्लेम कर सकते हैं जब चाहे, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स कुछ ऐसे राइट्स जैसे राइट टू लाइफ, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ फेथ, ये सब चीज़ें जो है ये ऐसे है जो कि हमें हर सर्कमस्टेंसेस में मिलने वाले हैं, ठीक है। कोई भी हमारा जो इस पर्टिकुलर कह सकते हैं ये जितनी भी राइट्स है इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। और फंडामेंटल राइट जो है इंडिया के अंदर मैग्ना कार्टा कहलाते हैं। तो ये कुछ राइट्स हमें दिए हुए हैं, इसके बारे में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, जैसे इक्वालिटी के बारे में आएगा, ठीक है, या फिर लिबर्टी के बारे में आएगा, तो ये सब आपको उसके बारे में मेंशन करना होगा। अब आर्टिकल नंबर 14 जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ हमें बोलता है कि आपको मतलब आप सब लोग इक्वल है, चाहे कोई भी रिलीजन, कास्ट कोई भी से हो, आप जो है सब लोग और लॉ के सामने इक्वल है। सेकेंडली प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल नंबर 15 ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये जो है मतलब बिल्कुल कहता है कि कोई भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। आर्टिकल नंबर 16 कहता है कि अगर कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है तो वो सबके लिए ओपन रहेगी, ठीक है, कोई भी इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। आर्टिकल नंबर 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी अबॉलिश करनी है। आर्टिकल नंबर 18 कहता है कि जो टाइटल्स दिए गए थे जैसे कि पहले के टाइम पे महाराजा, राजा, ये सब आप टाइटल्स यूज़ नहीं कर सकते। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है इक्वालिटी बिफोर लॉ का। तो आर्टिकल नंबर 14 कहता है कि कोई भी स्टेट मतलब स्टेट जो है बेसिकली किसी भी इंसान को इक्वालिटी का जो राइट है उसको डिनाई नहीं कर सकता, सब लोग इक्वल है। अब इसको दो तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, पहला तो इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। ये दो चीज़ें की तरह लिया जाता है। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ ये बताया जा रहा है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया,
इसमें ये नहीं बताया जा रहा है कि सारे ह्यूमन बीइंग इक्वल हैं, सारे ह्यूमन बीइंग इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है, सब लोग अलग अलग हैं। लेकिन इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये है कि सामने जब हम लॉ के सामने खड़े हैं, कानून के सामने खड़े हैं, कहते हैं ना कानून अंधा है, तो बेसिकली जब हम कानून के सामने खड़े हैं तो कोई भी तरीके का बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता किसी भी बेसिस पे। कोई भी इंसान अपना प्रिविलेज नहीं यूज़ कर सकता, स्पेशल प्रिविलेज जस्ट टू गेट अ पर्टिकुलर कंसेशन। ऐसा नहीं हो सकता जस्ट इसलिए क्योंकि वो कोई पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन से बिलोंग करता हो। तो ये इक्वालिटी बिफोर लॉ का आइडिया है। डॉक्टर जेनिंग्स बताते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब है। वो बताते हैं कि लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब जो इक्वल है उनको इक्वल तरीके से आप ट्रीट करिए, ठीक है, इक्वल है उसको इनको इक्वल तरीके से ट्रीट करिए, यही इक्वालिटी बिफोर लॉ है। और इसे जो है डाइसी डाइसी इक्वालिटी बिफोर लॉ को रूल ऑफ लॉ कहते हैं, इंग्लैंड के अंदर उसे रूल ऑफ लॉ कहते हैं। मतलब जो भी चीज़ें हैं कानून का जो है, मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं रूल चल रहा है, कोई भी इंसान, कोई भी उसका कोई भी रैंक हो, वो कानून से ऊपर नहीं है, ठीक है। तो डाइसी बताते हैं कि 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन ही जो है बेसिकली जो भी रहेगा बेसिकली वो सबसे इम्पॉर्टेंट है उस पर्टिकुलर लैंड के लिए, ठीक है। तो सुप्रीमेसी रहेगी लॉ की, इक्वालिटी बिफोर लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम रहेगा। ये 3 चीज़ें आपको समझनी है जब आपको इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात की जाए। उसी के साथ आपको देखने को मिलता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का आइडिया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, इसका मतलब ये है कि ये जो है हर इंसान को एप्लीकेबल है। ये जो वर्ड दिया गया है कि एनी पर्सन को एप्लीकेबल है, तो एनी पर्सन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंसान की बात हो रही है, यहाँ पर बात होती है सिटीजन्स की, नॉन सिटीजन्स की, और कोई भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हो, इस सब चीज़ों पे एप्लीकेबल हो, कोई कंपनी हो, कोई एसोसिएशन हो, इस सब के ऊपर जो है एप्लीकेबल है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ के अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस है। वो एक्सेप्शंस ये है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री है, ठीक है, प्रेसिडेंट की बात हो रही है या गवर्नर की बात हो रही है स्टेट की, वो कोई भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं है, उससे कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता है। सेकेंडली उसके खिलाफ कोई भी तरीके का मतलब आप कह सकते हैं केस नहीं हो सकता। वो जो है उसको जब वो अपने टर्म में सर्व कर रहा है या कर रहे हैं, तो वो बेसिकली जो है उनके खिलाफ कोई भी तरीके का एक्शन नहीं लिया जा सकता। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 15 डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड की। तो डिस्क्रिमिनेशन जो है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इसमें से किसी भी तरीके से जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। अब डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पे, जैसे कि पहले के टाइम पे अनटचेबल्स होते थे, शूद्र, अतिशूद्र, तो उन्हें जो है एंट्री नहीं मिलती थी किसमें, शॉप्स में, पब्लिक रेस्टोरेंट में, होटल में, तो ये सब चीज़ें आप मना नहीं कर सकते। यूज़ ऑफ वेल, टैंक या कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को आप मना नहीं कर सकते कि आप यूज़ मत करो। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। आर्टिकल नंबर 15 का पार्ट नंबर 3 और 4 और 5 ये बताता है कि कुछ एक्सेप्शंस इसमें भी है। मतलब जो स्टेट है, स्टेट बेसिकली जो सोशली बैकवर्ड कैटेगरीज है, जैसे कि आप देखेंगे कि ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी या विमेन या चिल्ड्रन, इन सब के लिए कुछ स्पेशल लॉज बना सकता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ये जो है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। मतलब ये स्टेट इसलिए लॉ बना रहा है ताकि उनके साथ जो आप कह सकते हैं अन्याय हुआ है उसको जो है वो ठीक कर सके। और इसी के तहत जो है रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आता है कि जैसे कि एससी एसटी के लिए या वुमेन के लिए या फिर आप देखेंगे ओबीसी क्लासेस के लिए रिजर्वेशन आप मतलब स्टेट जो है बेसिकली इंश्योर कर सकता है, चाहे प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्यों ना हो, चाहे स्टेट में क्यों ना हो। अब आर्टिकल नंबर 16 ये बताता है कि जितने भी पब्लिक ऑफिसेज हैं वो सबके लिए ओपन रहेंगे, उसमें भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगेन सेम डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड से आप पढ़ सकते हैं। तो सारे से ऑफिसेज सबके लिए ओपन है, सब लोग जो है इसके लिए एलिजिबल है और कोई इसके अगेंस्ट जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। बट इसमें भी एक्सेप्शन है। इसमें भी मतलब ये बताया जा रहा है कि अगर कोई इंसान बस सोशली, इकोनॉमिकली या एजुकेशनली बैकवर्ड रहा है, उसके लिए जो है गवर्नमेंट रिजर्वेशन ला सकती है। जैसे कि आप देखेंगे कि जो सिविल सर्विसेज है, हर जगह पर आपको देखने को मिलता है थोड़ा रिजर्वेशन है सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो ये जो है परमिसेबल है, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहलाएगा। ये स्टेट की तरफ से थोड़ा सा आप कह सकते हैं फेवर करा जाएगा। ये इसलिए किया जाएगा क्योंकि वो लोग बहुत टाइम से जो है सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड रहे हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 17 की। तो अनटचेबिलिटी जो है वो बैन है, बैन है, आप कह सकते हैं फॉरबिडन है, कोई भी तरीके की अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं की जा सकती। सेकेंडली आर्टिकल नंबर 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल, कोई भी तरीके का टाइटल जो है बेसिकली वो आप कह सकते हैं कि कोई भी तरीके का टाइटल जो है वो अपने आगे नहीं लगा सकते जिससे डिस्क्रिमिनेशन हो। ऐसा नहीं कि इंजीनियर डॉक्टर नहीं लगा सकते, बेसिकली ऐसा टाइटल नहीं लगा सकते जो टाइटल आपको कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन करता हो। वैसे ही कोई फॉरेन स्टेट, आप कोई भी फॉरेन स्टेट आपको कोई टाइटल दे तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया।
अब बात करते हैं राइट टू फ्रीडम की। तो राइट टू फ्रीडम आर्टिकल नंबर 19 इंश्योर करता है। उसमें 6 पार्ट्स हैं, ABCDE। उसमें जो है आपको देखने को मिलता है NFB। तो बेसिकली इसमें पहला है कि आपको स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फ्रीडम है, असेंबल होने का फ्रीडम है, एसोसिएशन फॉर्म करने का फ्रीडम है, मूवमेंट करने का, यहाँ से वहाँ आप जा सकते हैं, कोई भी पार्ट ऑफ इंडिया में आप रिसाइड एंड सेटल हो सकते हैं। आर्टिकल मतलब उसी का पार्ट 6 ये है कि आप कोई भी प्रोफेशन ऑक्यूपेशन परस्यू कर सकते हैं। बट बेसिकली ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप जैसे कि अगर आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी रिलीजन के बारे में, किसी के भी बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे ही सिक्योरिटी ऑफ स्टेट मेंटेन करने के लिए या फिर फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट मेंटेन करने के लिए ये सब चीज़ें जो है आपके ऊपर बैन लगाया जा सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जैसे कि अगर आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, आपको 24 घंटे की जेल हो जाएगी। अगर आपने बोला चलो मेरे पास तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिखाता हूँ, ऐसा नहीं चलने वाला, ठीक है। वैसे ही जो है आपको देखने को मिलता है कि आपने इनडिसेंट बिहेवियर दिखाया या फिर आपने जो है किसी को जो है उकसा दिया, कुछ मतलब कहते हैं ना ऑफेंस करने के लिए उकसाना, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। तो ये सब चीज़ों के अंदर आपके ऊपर जो है केस भी बन सकता है। आप अपना फ्रीडम का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आर्टिकल नंबर 20 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको किसी क्राइम के लिए मतलब कन्विक्ट किया गया है कि आपको जो है बोला गया है कि आपने ये क्राइम किया है, तो बेसिकली ये बहुत ही मतलब प्रिवेंशन ऑफ मतलब जो इंसान जो क्रिमिनल भी है उसके लिए भी प्रिवेंशन के लिए मतलब रखा गया है, प्रोटेक्शन के लिए रखा गया है। तो आर्टिकल नंबर 20 ये कहता है कि अगर आपका कोई भी क्राइम हुआ है तो उस दिन जो लॉ ऑफ लैंड है, मतलब उस जगह पे जो उस टाइम पे जो कानून था उसी के अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट दी जा सकती है। और आपको कोई भी ऐसी पनिशमेंट नहीं दी जा सकती जो कि उस दिन लागू नहीं थी। जिस दिन आपने अगर कोई क्राइम किया उस दिन जो लॉ ऑफ लैंड में जो पनिशमेंट थी वही आपको दी जा सकती है, उससे ज़्यादा पनिशमेंट आपको नहीं दी जा सकती। इसे हम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहते हैं, ठीक है। डबल जियोपार्डी आपके साथ नहीं हो सकती। आपने एक बार क्राइम किया है, आपको सज़ा 2 बार नहीं मिल सकती। सेल्फ इंक्रीमेशन, आपको फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप अपने खिलाफ जो है सबूत पेश करिए, ठीक है। मतलब आपको ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आपको खुद को जो है बेसिकली सबूत लेकर आइए, अपने खिलाफ दिखाइए, ये आप पे कोई भी तरीके का कंपल्शन नहीं है। वैसे ही राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है ये आर्टिकल नंबर 21 के अंदर आता है। और कोई भी इसके अंदर बहुत सारे फिर बाद में प्रोविजन ऐड किए गए। कोई भी पर्सन की लाइफ उससे नहीं ली जा सकती और उसकी पर्सनल लिबर्टी उससे नहीं छीनी जा सकती। अब डिफरेंट केसेस होते हैं इसके। अब आपको पता है जैसे कि अगर कोई भी केस होता है जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर होता है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तब उसमें से कुछ इंटरप्रिटेशन निकल कर आते हैं। तो वैसे ही मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जब मतलब केस हुआ था तो इसमें समझ में आया कि आर्टिकल नंबर 21 बेसिकली अगर आर्टिकल नंबर 21 के अंदर ये फॉलोइंग कंडीशंस जो है बेसिकली फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी इंसान की पर्सनल लिबर्टी छीनी जा रही है तो उसका कोई वैलिड रीज़न होना चाहिए, ठीक है, वैलिड लॉ होना चाहिए, वैलिड प्रोसीजर होना चाहिए, ये पर्टिकुलरली डिफाइन किया गया। उसके बाद हमें देखने को मिलता है बहुत सारे नीचे आपको दिए गए, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, कि राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, आप अब्रॉड ट्रैवल कर सकते हैं, आपके लिवलाइहुड का राइट है, राइट टू शेल्टर, राइट टू प्राइवेसी, ये सब आपको राइट्स दिए गए हैं। अब बात करते हैं इसी के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसके तहत जो है आर्टिकल नंबर 21 के अंदर पार्ट नंबर ए के अंदर ये कंपलसरी कर दिया गया कि आपको राइट टू एजुकेशन भी है। मतलब आपको जो है 6 टू मतलब स्टेट का काम है कि 6 से लेके 14 ईयर्स तक के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें जो है कंपलसरीली एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। अब आर्टिकल नंबर 22 प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अगर किसी का अरेस्ट हो जाता है कोई पर्सन, ठीक है, उसे भी बहुत सारे राइट्स मिलते हैं। तो जैसे कि डिटेंशन, मतलब आपको अगर पुलिस लेके जा रही है तो दो चीज़ों के लिए जा सकती है। एक तो प्यूनिटिव डिटेंशन, मतलब अगर कोई आपने क्राइम किया है तो आपको लेके जा सकती है। दूसरा प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब अगर आपने कोई क्राइम किया नहीं है लेकिन बेसिकली आपको फिर भी लेके जा रहा है, क्योंकि लेके जाया जा रहा है कि आप कोई क्राइम कर ना दो, इसके लिए। तो दो तरीके के डिटेंशन होते हैं। तो आपको चाहे कोई भी बेसिस पे अरेस्ट किया जाए उसमें आपको हमेशा राइट होता है कि आपको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, मतलब आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है ये आपको बताया जाए। साथ साथ आपको बेसिकली लॉयर से बात करने की जो है आपको बेसिकली राइट है कि आप लॉयर से जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ आपको जैसे अगर अरेस्ट किया गया तो 24 आवर्स के अंदर आपको राइट है कि मैजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रोड्यूस किया जाए। और अगर मैजिस्ट्रेट ने कुछ डिसीजन नहीं दिया है तो 24 घंटे के अंदर आपको रिलीज भी कर देना
पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब किसी को जो है गलत तरीके से डिटेन ना किया जाए, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में देखें तो ये चीज़ नहीं होती है। अक्सर जो बहुत सारे डिप्राइव्ड सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड पीपल होते हैं जिन्हें पता नहीं होता, उन्हें जाकर जो है जेल में बंद कर दिया जाता है और 1 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, महीनों तक उनको बंद कर दिया जाता है। उनको अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस नहीं रहती। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है आप देखेंगे डी फैक्टो वर्सेस जी जॉर, मतलब जो रियलिटी में हो रहा है वो बहुत अलग है, जो कि एक प्रिस्क्राइब्ड है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे ही राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब किसी भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, फोर्स लेबर, ये सब चीज़ें जो है नहीं हो सकती। आर्टिकल नंबर 23-24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कहलाता है, ठीक है। और जो चिल्ड्रन है वो मतलब हजार्डस फैक्ट्री में जो है काम नहीं कर सकते 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज तक के, ठीक है। मतलब 14 ईयर्स से जितने भी कम एज के चिल्ड्रन है वो काम नहीं कर सकते। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल नंबर 25 कहता है कि आपको जो है अपना कोई भी रिलीजन जो है प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट करने के लिए जो है आपको परमिशन है, आपको राइट दिया गया है, ठीक है। फिर उसी के अंदर आर्टिकल नंबर 26 ये कहता है कि आपको कोई भी आप एजुकेशनल मतलब आप कोई भी तरीके का इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, रिलीजियस या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, और वो आप उसको मेंटेन कर सकते हैं अंडर दिस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के राइट के अंदर ही आता है। ये आर्टिकल नंबर 25 से लेकर आर्टिकल नंबर 28 तक के जितने भी राइट है ये फ्रीडम टू रिलीजन के अंदर आते हैं। और इंटरेस्टिंगली आर्टिकल नंबर 27 कहता है कि आपने अगर कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए कोई भी तरीके का सोसाइटी या कोई भी तरीके का आपने इंस्टीट्यूशन बनाया है तो गवर्नमेंट उससे आपसे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती उस पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। आर्टिकल नंबर 28 ये कहता है कि आप कोई भी तरीके का अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो स्टेट फंड के बेसिस पे चल रहा है तो वहाँ पर आपको कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता। फिर आर्टिकल नंबर 29-30 ये कहता है कि कोई भी सिटीजन मतलब जो माइनॉरिटी राइट्स है बेसिकली कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की, कोई भी माइनॉरिटी कहीं पर भी रह रही है तो उनको अपना राइट है कि वो अपने खुद से एक कह सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाए और वहाँ पर अपने स्क्रिप्ट, अपनी कल्चर, अपने लैंग्वेज को जो है प्रिजर्व करने का उनके पास राइट है। वैसे ही राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल नंबर 32 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मतलब ये बताया जा रहा है कि इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसलिए कहते थे कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब आपको फंडामेंटल राइट्स तो दे दिए गए लेकिन जब तक आपको ये नहीं कहा गया कि आपको अगर फंडामेंटल राइट्स आपका कोई वायलेट करता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हैं। तो जब तक कि कोई फ़ायदा ही नहीं है आपको फंडामेंटल राइट्स देने का, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये बेसिकली अगर किसी के भी फंडामेंटल राइट्स जो है अगर कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इन डेंजर होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन ले सकता है। अब इसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको लगेगा, इसमें जो है आर्टिकल नंबर 32 के अंदर 5 तरीके की रेट्स आती है, ठीक है। तो पहला रेट है जैसे कि आप देखेंगे हैबस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी, मतलब जो भी इंसान है वो इसके इंसान की टू हैव द बॉडी इट मीन्स दैट कि जो पर्टिकुलर इंसान को अरेस्ट किया गया है, जो भी किया गया है उसको अपना राइट टू लाइफ है और वो उसको चैलेंज कर सकता है, ठीक है। अगर बेसिकली राइट टू हैव द बॉडी, तो ये जो है बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है, जब किसी को कन्विक्ट किया गया उसमें जो है पर्टिकुलरली इसको यूज़ किया जाता है। सेकेंडली मैंडेमस, मैंडेमस मतलब इसका मतलब होता है वी कमांड, मतलब अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल उसका काम नहीं कर रहा है तो आप जाके कंप्लेन कर दीजिए और फिर उसको जो है करना पड़ेगा वो काम, और ये जो है बेसिकली ऑर्डर आएगा फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये मैंडेमस है। थर्ड जो है इंपॉर्टेंट रेट है वो है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन आपको पता है फॉरबिड करना, मतलब किसी चीज़ से रोकना। जैसे कि अक्सर हायर कोर्ट जो होती है जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है वो ओवर रूल करती है, या फिर अगर आप देखेंगे कि जो छोटे कोर्ट होते हैं उनको रोकती है कि आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो बड़ा कोर्ट मतलब एक हायर कोर्ट छोटे कोर्ट को जो है कि कोई भी चीज़ तरीक करने से जो है रोक सकता है, प्रोहिबिट कर सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सर्टियोरारी, सर्टियोरारी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब टू बी इन्फॉर्म्ड, मतलब अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी केस आपका पेंडिंग है तो वो आपको जो है इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपका कब जो है उसका डेट आनी है, मतलब आपको ऐसा नहीं कि लटका के रख दिया जाएगा। तो ये बेसिकली ये सर्टियोरारी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कंटेक्स्ट। फिर देखते हैं हम क्वा वारंटो। क्वा वारंटो मतलब ये कि आपको जो भी चीज़ अथॉरिटी, इट मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, मतलब अगर आपको जैसे कि समझ लीजिए अक्सर कहा जाता है ना कि अरेस्ट करने से पहले कि अरेस्ट वारंट दिखाइए, तो जो भी चीज़ आपको करनी है उससे पहले आपको एक वारंट दिखाना होता है। ये जो आपका रेट है अगेंस्ट आपको मिला है तो आर्टिकल नंबर 32 के अंदर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के अंदर को वारंटो का। अब बात करते हैं डीपीएसपी की। डीपीएसपी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमने जो है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है और इसमें ये बेसिक आइडिया ये है कि हमारा जो एक स्टेट है वो वेलफेयर स्टेट बन सके। ये डीपीएसपी बेसिकली आपके लिए नहीं है, ये आप मतलब ये बताया जाता है कि स्टेट को कि किस तरीके से एक्ट करना चाहिए, स्टेट को किस हित में काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी जो है पार्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का।
आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक के आपको ये देखने को मिलता है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ छोटे छोटे से DPSPs हैं। पहला है कि डायरेक्टिव फॉर सोशल ऑर्डर। तो बेसिकली आपको सोशल ऑर्डर मेंटेन रखना है, जस्टिस बनाए रखना है, वेलफेयर लोगों का इंश्योर करना है। आर्टिकल नंबर 38 का पार्ट नंबर 1 आपको कहता है। कुछ ऐसे नॉन जस्टिसेबल राइट्स जो है सिटीजन्स को मिले गए हैं। नॉन जस्टिसेबल मतलब आप समझ सकते हैं इसके अगेंस्ट आप जाकर कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, नॉन जस्टिसेबल है। लेकिन स्टेट का काम ये है कि ये आपके नॉन जस्टिसेबल राइट्स को भी इंश्योर करें, ठीक है। ये उनको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, जैसे कि आपको राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलाइहुड है, ठीक है। और आपको राइट ऑफ बोथ सेक्सेस टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, मतलब दोनों को इक्वल पे ऑफ इक्वल वर्क मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो इंश्योर करनी है स्टेट को। राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, तो ये सब चीज़ें स्टेट को जो है काम करनी है। आर्टिकल नंबर 40 ये कहता है कि विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करवानी है, ये काम है। आर्टिकल नंबर 41 राइट ऑफ वर्क। आर्टिकल नंबर 42 ये कहता है कि मैटरनिटी रिलीफ वगैरह जो है और वर्क कंडीशंस जो है अच्छी बनानी है आपको। आर्टिकल नंबर 43 कि आपको कॉटेज इंडस्ट्रीज बनानी है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर करना है इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। आर्टिकल नंबर 43 ये कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना है, ये आर्टिकल नंबर 44 कहता है। तो बेसिकली ये जो है अभी इसके बारे में चर्चा चल रही है, ठीक है, पूरे इंडिया में। तो ये एक DPSP है जो कि बनाया गया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड करना है। लेकिन ये DPSP जो है अभी तक के जो है आप देख सकते हैं कि इसको कंफर्म नहीं किया गया है, अभी तक ये DPSP है, नॉन जस्टिसिएबल है। वैसे ही जो है ये एक आर्टिकल नंबर 45 था जिसके अंदर कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये आर्टिकल नंबर 21 के अंदर आके राइट बन चुका है। अब स्टेट को कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है। वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इनके लिए आप स्पेशल जो है कोई भी मतलब पॉलिसीज ला सकते हैं और उनको एक्सप्लोरेशन से बचाना आपका काम है। कंजम्पशन ऑफ लिक्वर को जो है आपको क्या करना है, प्रोहिबिट करना है। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को आपको मॉडर्निस्टिक करना है, मॉडर्निस्टिक डेवलप करना है। प्रोटेक्शन करना है इन्वायरमेंट का, और आपको जितनी भी हिस्टोरिक प्लेसेस है उसको मेंटेन करके रखना है। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग रखना है। इंटरनेशनल पीस मेंटेन करके रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ा होगा तो ये आर्टिकल नंबर 51 बेसिकली ये बताता है कि आपको इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करके रखना है और आपको मतलब डिफरेंट नेशंस के बीच में जो है शांति बनाने का काम करना है। अगर हम दोनों को कंट्रास्ट करें, फंडामेंटल राइट्स क्या है और DPSP क्या है, तो DPSP पार्ट नंबर 4 में है, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है, ठीक है। DPSP आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच में है और फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल नंबर 12 से 35 के बीच में है। DPSP नॉन जस्टिफाइबल है और फंडामेंटल राइट्स जस्टिफाइबल है। वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी आपको इसी के अंदर प्रोवाइड की गई है, ये भी जस्टिसेबल नहीं है। देखिए कुछ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, आप इसको रीड कर सकते हैं। बाद में एक और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ऐड की गई थी, तो इसमें 11 ड्यूटीज़ अब हो चुकी है। तो ये आप रीड कर लीजिएगा, इसमें कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी जो है नॉन जस्टिसेबल है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको एग्जाम के लिए याद करनी होगी। तो आपका जो इंटायर सिलेबस है ये बेसिकली हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कंटेंट। डिटेल में तो मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुकी थी क्योंकि ये वन शॉट है तो इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें हमने फेडरल रिपब्लिक, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर ये डिस्कस किया। सॉवरेनिटी, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी ये सब डिस्कस किया। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ये सब जो है आपको क्या है, बेसिकली आपको कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल में मेंशन्ड है और साथ साथ ये आपको इंश्योर किए जाते हैं थ्रू फंडामेंटल राइट्स एंड आपको DPSP के द्वारा जो है ये सब इंश्योर किए जाते हैं। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में मैंने आपको कहा कि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी और एक फंडामेंटल ड्यूटी और ऐड की गई है। तो ये सब फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको जो है दी गई है स्टेट की तरफ से कि आप ये सब चीज़ें फॉलो करिए, ठीक है। और ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी है, लेकिन ये आपके पास जस्टिसेबल नहीं है। लेकिन क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ये क्या इसको जस्टिसेबल बनाना चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, तो बेसिकली हाँ इसको जस्टिसेबल बना देना चाहिए। कुछ ड्यूटीज़ को जस्टिसेबल बनाना चाहिए जो आपके स्टेट के लिए, सर्वाइवल के लिए, स्टेबिलिटी के लिए जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो कुछ जो ड्यूटीज़ है जो कि इतना ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उसको जस्टिसेबल नहीं बनाइए। मतलब बेसिक आइडिया इज दैट जब आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। तो देखिए इसमें पहला क्या है कि अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट दिस आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो आपको नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है। ये कुछ ऐसी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। आपको नेशनल स्ट्रगल की रिस्पेक्ट करनी है। सॉवरेनिटी को आपको प्रोटेक्ट करके रखना है। कंट्री को नेशनल सर्विस प्रोवाइड करना है जब रिक्वायर्ड हो, ठीक है। हारमोनी बनाए रखनी है, कॉमन ब्रदरहुड बनाए रखना है। तो ये सब चीज़ें ये सब आपको जो है बेसिक फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ऐसे कुछ डिफिकल्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ है नहीं। तो इसके बारे में आपको क्या बताना है कि इसके बारे में ये बताना है कि अगर ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जस्टिसेबल हो जाती है तो इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है।
जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है नेचुरल इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, लेक आपको प्रिजर्व करना है, तो ये कॉमन सी चीज़ है, इसको आप जस्टिसेबल कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ चैलेंजेस भी आ जाते हैं फिर, जैसे कि अगर आपने फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए लिखा, तो इसमें आपको ऑफकोर्स सी बात है इंडस्ट्रीज तो इसको एक्सप्लॉइट करती है, तो फिर ये सब चैलेंजेस भी आपको देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें जो है क्लियर हो चुकी होगी। बस आपको अच्छे से फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद करनी है, फंडामेंटल राइट्स याद करने हैं, और ये जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सब आपको याद करने हैं। और आर्टिकल नंबर 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, तो आपको उसके अंदर 5 तरीके की रिट्स होती है, वो आपको याद करनी है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करनी है। तो बाकी जो पेपर है वो तो ईजी आने वाला है, मैंने आपको दिखा दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो मतलब प्रीवियस सेमेस्टर का था, थोड़ा ईजी पेपर है, बट एक बार आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिए। प्लेलिस्ट अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में जाकर डिटेल में एक बार समझ लीजिए। 48 पेजेस का ही मटेरियल है ये जो आपका मटेरियल है। ये मटेरियल मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, आप जाकर वहाँ से रीड भी कर सकते हैं आपको करना है तो। और बाकी मैं समझा चुकी हूँ, आप जाकर समझ सकते हैं ऑन माई यूट्यूब चैनल। और इसके अलावा ये जो नोट्स है ये बेसिकली मैं शेयर कर दूंगी ऑन माई टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।